दोस्तों, हमारी कहानी चल रही है श्रीनिधि सिद्धांत अलंकार जी की किताब मचान पर 49 दिन। इस मनोरंजक सत्य घटना के 4 एपिसोड हो चुके हैं। आज मैं सुनाने जा रहा हूं आपको 5वां एपिसोड। दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने जाना था कि जब श्रीनिधि जी और उनके मित्र राइफलों को 6 मील दूर शामपुर थाने में जमा करवाने के लिए अंजन चौड़ के घने जंगलों के बीच से निकल रहे थे, तब श्रीनिधि जी बहुत ज़्यादा डरे हुए थे और उन्होंने अपनी राइफल की जो नाल थी उसमें टॉर्च को बांधकर ऑन कर लिया था। और जैसे ही अपने साथियों के पास जाने के लिए उन्होंने कदम आगे बढ़ाए तो बहुत ढेर सारी मिट्टी जो है इनके बगल वाली पहाड़ी से इनके पैरों के पास आके गिरी। इन्होंने तुरंत उस दिशा में अपनी राइफल घुमाई तो टॉर्च भी साथ साथ घूमी और उसकी रोशनी में इन्होंने देखा कि एक बहुत बड़ा और जवान बाघ इन पर अटैक करने वाला है, इन पर झपटने वाला है, इन पर चार्ज करने वाला है। इन्होंने एक के बाद एक धाए धाए 2 गोलियां उस पर दाग दी थी, याद होगा आपको, जिससे बाघ मर गया और लुढ़कता हुआ इनके पाँव के पास आके गिरा। गोलियों की आवाज़ सुन के इनके मित्र तुरंत इनके पास आ गए थे और बोले, अरे ये गोली तुमने चलाई क्या श्रीनिधि? तो उनकी बातों का हाँ में जवाब देते हुए इन्होंने टॉर्च की रोशनी जो है ऐसे करके बाघ के ऊपर डाल दी, जिसको देख के उनके सारे मित्र आश्चर्य से भर गए थे और बाघ के पास जाकर उसे नज़दीक से देखना चाहते थे, बिल्कुल उसके क्लोज जाके उसे देखना चाहते थे। लेकिन श्रीनिधि जी ने उनको रोक लिया था और बोला था कि भैया अभी बाघ को देखना ज़रूरी नहीं है, अभी ज़रूरी है कि यहाँ से भागा जाए और ये जो हाथों में हमारी राइफलें हैं इनको कहीं सेफ जगह छुपा दिया जाए। श्रीनिधि जी की इन बातों को सुनकर सभी लोग वहाँ से भाग रहे थे कि तभी चांद निकल आया था और पूरे जंगल में मूनलाइट फैल गई थी। ये सब मैंने आपको दोस्तों, ये घटनाक्रम जो हुआ था ये मैं पिछले एपिसोड में पूरा ही आप लोगों को सुना चुका हूँ, तो ज़्यादा डिटेल में क्या जाना है। तो अब चलते हैं कहानी में आगे ये जानने के लिए कि फिर क्या हुआ, तो दोस्तों हुआ ये कि जब ये लोग भाग रहे थे तो इनकी बाईं तरफ बांसों का एक बहुत बड़ा झुरमुट था, बहुत घना था और बड़ा भारी भरकम झुरमुट था। वहाँ जो है इन्होंने राइफलों को छिपा दिया और फिर गंगा जी के जो किनारे वाला नाला था, गधेरा जिसको बोलते हैं आप लोगों की भाषा में, नाला कुमाऊं में उत्तराखंड में गधेरा बोलते हैं, उसमें उतर गए। ये नाला पत्थरों से भरा हुआ था लेकिन उसके बीच में एक छोटा सा एक रेतीला मैदान सा था, तो वो इन लोगों की नज़र में आ गया। ये सभी लोग उस मैदान में जा पहुँचे और उसकी रेत में ऐसे लेट गए जैसे बहुत लंबे समय से ये वहीं लेटे हुए हों। और यहीं पर श्रीनिधि जी ने अपने साथी को जो है ना पूरी घटना का विवरण सुनाया कि कैसे कैसे क्या क्या हुआ, जिस विवरण को मैं पिछले एपिसोड में आप लोगों को सुना चुका हूँ, पहले ही बता चुका हूँ। श्रीनिधि जी की बात को सुनकर सभी एकदम से शॉक्ड हो गए। अब इन लोगों को ये चिंता होने लगी कि भैया अब आगे क्या करना चाहिए। प्रॉब्लम ये थी, ना तो ये जंगल में जा सकते थे और ना ही यहीं मतलब रेत पे बैठे बैठे पूरा टाइम निकाल सकते थे। अच्छा, उस वक्त जो है रात के करीब 9:30 बजे हुए थे और ऐसे में कोई घूमता फिरता शिकारी या कोई वन अधिकारी आ सकता था और यहाँ पे आके इन्हें बैठा देख करके इनके ऊपर जो है शक कर सकता था कि भाई ये कौन है, क्या है, और ये कोई बाघ इन्होंने मारा है, क्या है, मतलब कुछ भी कई तरह की बातें हो सकती थी। आनंद जी ने बोला, भाई अब बताओ करना क्या चाहिए। तब श्रीनिधि जी ने जवाब दिया कि भाई एक काम कर सकते हैं, अभी जब जंगल से हम भागते हुए आ रहे थे तो मेरे ये जो दायां पैर है इसमें मोच आ गई है, हल्की सी मोच है। अगर डॉक्टर शेखर अपने फर्स्ट एड बॉक्स में से कोई दवा निकाल कर मेरे पैर की मालिश कर दें और उसमें गर्म पट्टी बांध दें तो हम लोग हो सकता है कि किसी तरह के शक से हम बच जाएं, हम कोई कहानी कर सकते हैं।
ये इन्होंने बताया। वाह, ये तो बहुत बढ़िया बात सोची है, डॉक्टर शेखर बोले। और फिर उसके बाद में इनके पाँव में आयोडेक्स लगा कर मालिश करने लगे। और तब तक का कुमार जी ने आसपास की सूखी लकड़ियों को बटोर कर उन्हें जला लिया, ताकि कैंप फायर टाइप का हो गया। आग जलाने से दो फायदे हुए, एक तो पैर की अच्छी खासी सिकाई हो गई, और दूसरा जो सर्दी थी उससे भी ये लोग बच गए। अब इन सभी लोगों ने मिलकर डिसाइड किया कि अब इस जगह पर 3 घंटा करीब आराम किया जाए, ना कहीं हिला जाए ना कहीं डुला जाए, भाई यहीं बैठ जाओ अब 3 घंटे के लिए, जिससे करीब रात में, आधी रात में 2 बजे के आसपास शाम पर पहुंच सकें। फिर जो राइफलें हैं उनको थाने में रखकर जो है अपना वापस लौट आएँ और सुबह होने तक जो है अपने कैंप पर पहुंच जाएं। कैंप से निकलते समय शंभू जी ने कुछ खाने पीने का सामान, एक पोटली इनको बांध कर दे दी थी कि लो भैया, कल सुबह नाश्ते के काम आएगा आप लोगों के। तो उस पोटली को देख करके इन लोगों को एक असमय भूख सी लग गई, और फिर ये लोग ने खोली पोटली वोटली, और फिर सब जो है उसको अपना खाने पीने में व्यस्त हो गए। अभी इन लोगों का खाना पीना चल ही रहा था कि तभी इन्हें किसी के पैरों की आहट सुनाई पड़ी। इन्हें ऐसा लगा जैसे कोई आ रहा है। पैर तो सब एकदम से अचकचा गए, चौंक गए, और एकदम से वो होता ना यार क्या हुआ। फिर उस तरफ देखा जिधर से आहट आ रही थी, तो 2 मुस्लिम गुज्जर चले आ रहे थे। और इन लोगों के पास आते ही वो सलाम वालेकुम बाबू साहब बोले। फिर इनके पाँव में बधी हुई पट्टी को देखकर बोले, जो उनमें से एक बुजुर्ग सा व्यक्ति था, वो बोला, अरे हुजूर के पैर में शायद चोट लग गई है। तो श्रीनिधि जी ने थोड़ा संयत होते हुए कहा, अरे नहीं भाई, चोट नहीं है, ये एक मोच आ गई है, थोड़ा गहरी मोच है। जी 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 हाँ, वही कहना चाह रहे थे हम, बोलकर वो दोनों थोड़ा मतलब हंसने लगे। हंसने भी क्या लगे, खिसियाट वाली जो हंसी होती है। श्रीनिधि जी ने उनसे पूछा, भाई इस रात में तुम लोग यहाँ कहाँ, किधर जा रहे हो, कौन हो? तो उन्होंने जवाब दिया, नहीं हजूर, हम तो कहीं भी नहीं जा रहे हैं, हमारा तो यहीं पास में डेरा है। यहाँ आग जलती हुई देखी तो एक उत्सुकता हुई और चले आए देखने के लिए कि भाई कौन है इस जंगल में आधी रात को। वैसे जनाब, आप लोग कहाँ से तशरीफ ला रहे हैं? इसने पलट के पूछा। तो श्रीनिधि जी ने जवाब दिया, भाई तुमने उजड़े आश्रम का नाम तो सुना ही होगा। तो जवाब मिला, जी हाँ हजूर, नाम तो सुना है, वही तो है ना जहाँ किसी पुरानी बस्ती के कुछ खंडहर वगैरह हैं। तो श्रीनिधि जी ने बोला, हाँ वही, उसके पास ही एक आम का बाग है जिसमें एक पीले रंग की कोठी है, वहीं रहते हैं। क्या तुम लोग गए हो कभी उधर? तो बुजुर्ग जो व्यक्ति था उसने जवाब दिया, नहीं हजूर, जाना तो कभी नहीं हो सका, लेकिन सुना जरूर है कि वहाँ कोई बड़े डॉक्टर साहब रहते हैं, डॉक्टर को डॉक्टर साहब रहते हैं। इस बात को सुनकर श्री निधि जी ने शेखर भाई की तरफ इशारा किया और बोले, भाई यही है भाई, यही है वो डॉक्टर साहब। और फिर थोड़ा सांस लेके या कुछ देर रुक कर बोले, अगर ये कमबख्त मोच नहीं आई होती तो भाई हमें इस नाले में नहीं रुकना पड़ता। तो इस बात को सुनकर फिर वही बुजुर्ग व्यक्ति बोला, अगर हर्ज ना हो तो हजूर, यहाँ पास ही हमारा गरीब खाना है, आप लोग वहीं तशरीफ़ ले चलिए। इस खुली जगह में तो सर्दी लगने का डर है, ठंडा है, चिल्ला जाड़ा, दिसंबर का महीना। अब इस बात का जवाब जो है शेखर भाई ने दिया। बोले, अरे भाई हम लोग आपके पास बैठे हुए हैं, इसलिए सर्दी लगने का कोई डर नहीं है, हमें कोई चिंता की बात नहीं है। खैर रात तो जैसे कट जाएगी, लेकिन अगर हो सके तो हमारी एक मदद कर देना यार। तो उन्होंने पूछा, बताया जनाब कैसी मदद? तो उन्होंने बोला, यार अगर हो सके तो सुबह के समय हमें जो है 2 सेर दूध दे देना, दे दोगे ना? तो बुजुर्ग जो व्यक्ति था उन दोनों बोला, क्यों नहीं साहब, जरूर मिलेगा, सुबह ही हाजिर हो जाएगा, ये क्या कोई बात है क्या, बिल्कुल मिल जाएगा। तो फिर शेखर जी ने बोला, तो ठीक है, अब आप लोग भी अपने डेरे में जाके आराम कीजिए, मिलते हैं फिर आप लोगों से सुबह के समय। जी जरूर, आदाब अर्ज।
बोलकर वो दोनों वहाँ से अपना लौट गए, दोनों गुज्जर। उनके जाते ही कुमार जी के मुंह से निकला, अरे बच गए भाई, बच गए। अगर राइफलें हमारे पास होती तो भैया आज जरूर हम मुश्किल में फंस जाते, जरूर मुश्किल हो जाती। और ये बात बिल्कुल सच भी थी, मुश्किल आनी ही आनी थी अगर राइफल उनके पास होती तो। अब दोस्तों, उन गुज्जरों के पड़ोस में गोली चली थी, तो उनको ये जानने का तो पूरा अधिकार था कि ये गोली किसने चलाई है, कहाँ से चलाई है और क्यों चलाई है, और यही जानने के लिए वो आए थे। अगर वो लोग इस मित्र मंडली के पास राइफलों को देख लेते तो 100% थाने में जाके शिकायत कर देते। तो वो तो अच्छा हुआ कि इन लोगों ने अपनी उन राइफलों को पहले ही जो है छिपा दिया था, उनकी नज़र में नहीं आई थी। वो दोनों गुज्जर चले तो गए थे, लेकिन उनको देखकर लग रहा था कि उनके मन में जो है ना शक बना हुआ है, और वो जो है सुबह उठते ही सबसे पहले इसी बात की छानबीन करेंगे। इसलिए जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी राइफलों को थाने में भैया पहुंचा दिया जाए। खैर, गुज्जरों के जाने के बाद 1 घंटे तक ये मित्र मंडली जो है वही रेत के मैदान में बैठी रही। फिर जो ये 1 घंटे का समय था, ये इधर उधर की बातें और ये वो गपशप करने में ही बीत गया। कोई ज़्यादा टाइम होता नहीं, 1 घंटा निकल गया तुरंत। फिर कुमार और आनंद जी को राइफल लाने के लिए भेज दिया कि भैया आप लोग जाइए और राइफल लेकर के आइए। श्रीनिधि जी और शेखर भाई आग के चारों तरफ बड़े बड़े पत्थर जो है जमा करने लगे, ताकि आग जो है कहीं इधर उधर ना फैल जाए। कुमार और आनंद जी के आने के बाद ये दल, ये मित्र मंडली शामपुर की तरफ चल पड़ी। अब इन लोग निकल गए शामपुर की तरफ। हालांकि शामपुर यहाँ से केवल 1.5 मील दूर था, जो डिस्टेंस थी वो 1.5 मील से ज़्यादा नहीं थी। लेकिन रास्ते में कहीं किसी से मुलाकात ना हो जाए, इस डर से ये मेन रोड को छोड़कर, जो मुख्य मार्ग था उसको छोड़कर एक जंगली पगडंडी पर चलने लगे, और लगभग आधे घंटे में ये लोग शामपुर पहुंच गए। मैंने बताया ना, शामपुर जो हरिद्वार में लोग रहते हैं वो जानते पहचानते होंगे, ऋषिकेश हरिद्वार वाले शामपुर कहाँ है। दोस्तों, उन दिनों शामपुर इस एरिया का एक महत्वपूर्ण कस्बा हुआ करता था, कस्बा था। पुलिस थाने के अलावा यहाँ रेंज कार्यालय, रेंजर बैठता था, और पोस्ट ऑफिस भी था। दिन भर तो यहाँ काफ़ी चहल पहल रहती थी, लेकिन शाम ढलने के बाद ये एरिया एकदम सुनसान हो जाता था, यहाँ सन्नाटा फैल जाता था। ये मित्र मंडली तो आधी रात में यहाँ पहुंची थी, तो चारों तरफ गहरा सन्नाटा फैला हुआ था। कड़ी ठंड के कारण पूरा कस्बा अपने अपने घरों के अंदर गहरी नींद में सो रहा था। अरे साहब, इंसान तो छोड़ो, कुत्तों के भौंकने की तक आवाज़ नहीं आ रही थी। ये जो कुत्ते मेरे मोहल्ले में भौंक रहे हैं अभी, इनकी तक आवाज़ नहीं आ रही थी। मोहल्ले में शोर शराबा बहुत होता है, हल्ला गुल्ला बहुत होता है, तो प्लीज़ यार इस हल्ले गुल्ले पे ध्यान मत देना, कहानी को सुनना। पुलिस स्टेशन जो था कस्बे से थोड़ा सा हटके था, और वहाँ पर भी जो है सन्नाटा पसरा हुआ था। बस एक सिपाही जिसने लंबा सा गर्म कोट पहना हुआ था और अपने कंधे पर बंदूक को टांग कर, वो जो गश्त कहते हैं, मतलब वो पहरेदारी, इधर उधर थाने के सामने टहल रहा था, पहरेदारी कर रहा था। उसके अलावा वहाँ कोई भी नहीं दिख रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे थाने के अंदर भी सब लोग सोए हुए हैं ठंड के कारण। लेकिन उस सिपाही के कारण इन लोगों का काम बनना तो बड़ा मुश्किल और कठिन लग रहा था कि यार ये तो पहरा दे रहा, देख लेगा भाई। अब इन लोगों ने सबसे पहले तो उस सिपाही को अपने काबू में करना था। ये लोग छुपते छुपाते हुए थाने के पीछे की तरफ पहुंच गए, फिर वहाँ से एक दीवार की सहारे उसकी आड़ में सीधे धीरे धीरे थाने के उस तरफ आने लगे जहाँ पे सिपाही पहरेदारी कर रहा था, और फिर एक ऐसी आड़ में आके खड़े हो गए जो जहाँ पे सिपाही को आना था। और जैसे ही सिपाही इनके नज़दीक आया और पलटा, इन लोगों ने उसे जकड़ लिया। इन लोगों ने पहले से ही डिसाइड किया हुआ था कि सिपाही को कैसे काबू में करना है, और उसके लिए इन्होंने अपने कैंप में प्रैक्टिस भी करी थी कि कैसे उसको पकड़ा जाएगा, कैसे उसका मुंह बंद करेंगे, कैसे जो मतलब सब करना था। श्री निधि जी ने सिपाही को पकड़कर उसके मुंह को बंद करना और आंखों में पट्टी बांधना था। कुमार जी ने उसके दोनों हाथों को पीठ की तरफ खींच के रस्सी से बांधना था,
और शेखर भाई ने उसके पाँव बांधने थे। बड़ी फुर्ती के साथ इन तीनों लोगों ने अपने अपने काम को अंजाम दिया और सिपाही को वहीं बगल में एक जो पेड़ था उस पर ले जा करके बांध दिया। इधर जब ये लोग सिपाही को काबू करने में व्यस्त थे, उतनी देर में आनंद जी ने अपना काम निपटा लिया। मतलब वो जो राइफल और जो कारतूस की पेटियां थी, उनको जाके थाने में एक कोने में एक जो सेफ जगह उसको दिखाई पड़ी, वहीं उससे उसको रख के वापस आ गया। तो इतना काम इनका हो गया। अब कुछ रह गया था तो वो बस इतना ही था कि अब यहाँ से गुरु किसी तरह से बच के निकलना है, किसी की नज़र में नहीं आना है, कोई देखे ना, और बस यहाँ से बच के निकलना है। और किस्मत अच्छी हो तो सब कुछ हो जाता है। सौभाग्य से वो काम भी पूरा हो गया। थाने के पिछले भाग में पहुँच के पहले तो कुछ लोग बहुत दबे दबे पाँव चलते रहे। फिर गंगा जी के जो पास जो सूखा नाला था उसमें उतर करके ये एक गुप्त जंगली पगडंडी में पहुंच गए जो उजड़े आश्रम को जाती थी। फिर उजड़े आश्रम में पहुंचकर इन्होंने 15-20 मिनट आराम किया और उसके बाद 4 बजे से पहले ही ये उस रेत के मैदान में आ गए जहाँ पर ये लोग पहले आग जला के बैठे थे, जहाँ पे पहले बैठे थे, गुज्जरों से मुलाकात हुई थी, वहीं पे आके दोबारा बैठ गए। जो आग ये उस टाइम जला के गए थे, इस टाइम तक काफ़ी हल्की हो गई थी, बुझ चुकी थी ऑलमोस्ट। तो फिर उसमें कुछ नई लकड़ियाँ और डाली गई और उसको दोबारा से जो है चेताया दिया गया, दोबारा से जला दिया गया। फिर निश्चिंत होकर के ये उसके पास बैठे। जब तक इन लोगों के पास राइफलें थी तो वो किसी बोझ की तरह इन लोगों के मन पे सवार थी, लेकिन अब उनसे पीछा छूट गया था और इन्हें ऐसा लग रहा था कि जैसे गर्मियों की दोपहर में, भरी गर्मी में, ठंडी ठंडी गंगा जी की लहर पे डुबकियां लगा कर ये वापस आ गए हो यानी कि माइंड फ्री हो गया था। लेकिन श्रीनिधि जी के मन में तो बार बार उस बाघ का ख्याल आ रहा था। ये सोच रहे थे कि उस समय गिरती हुई मिट्टी ने एक सच्चे मित्र की तरह साथ दिया था। उसने इनके पाँव के पास गिर के इन्हें सावधान ना किया होता तो इनकी क्या हालत हो चुकी होती। ये समझना दोस्तों कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं। बाघ तो इन पर झपटने की पूरी तैयारी पहले ही कर चुका था। उसे तो बस एक छलांग लगाने भर की देर थी, और अगर वो छलांग लगाने में कामयाब हो जाता तो बस 1 मिनट से भी पहले श्रीनिधि जी की दसों दशाएं बदल जाती गुरु। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आप समझ ही गए होंगे। अगर बाघ ने आक्रमण कर दिया होता तो ना तो मैं ये आपको कहानी सुना रहा होता, ना ये घटनाक्रम लिखा गया होता, और ना ही आप लोग इसे सुन रहे होते, है ना खैर, इधर रेतीले जो मैदान था उसमें आग के पास बैठे हुए चारों लोग, श्रीनिधि जी, कुमार जी, आनंद जी और शेखर भाई आपस में गपशप कर रहे थे कि चलो यार, अब तक का तो सारा काम जो है सही तरह से निपट गया है, लेकिन भाई उस बाघ की बॉडी का क्या हुआ होगा? क्या वो अभी भी सड़क में वैसी ही पड़ी होगी, या क्या मतलब ऐसी भी कोई संभावना है कि इस बीच कोई उस तरफ आया हो और उसने बाघ की बॉडी को देख लिया हो, उसकी नज़र में आ गई हो? और एक बात की संभावना इन्हें बहुत ज़्यादा लग रही थी कि जंगल में लकड़बग्गा और गीदड़ बहुत हैं, कहीं वो मिलके इसे साफ ना कर गए हों, मतलब खाना गए हों। अब इन लोगों को थोड़ा सा अफसोस भी होने लगा था, क्योंकि अपनी ज़िंदगी में श्रीनिधि जी ने पहली बार किसी बाघ को राइफल से शूट किया था, और मारने के बाद उससे अच्छी तरह से देख भी नहीं पाए थे। फिर एक विचार ये भी उठा कि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि लाश किसी लकड़बग्गे या गीदड़ द्वारा खा ली गई हो सकता है कि वो अभी भी वैसी पड़ी हो, तो एक बार उसे जाके देखा जा सकता है। अब ये सब डिसाइड करके ये लोग तुरंत खड़े हो गए और रेत से जो है, वही जो रेत थी उससे आग को बुझाकर उस तरफ चल पड़े जिधर
बाघ की डेड बॉडी पड़ी हुई थी। दोस्तों सुबह होने लगी थी और आसमान में सूर्योदय से पहले की जो लाली होती है वो दिखने लगी थी। इन लोगों ने जल्दी जल्दी नाला पार किया और जैसे ही ये सड़क पर पहुंचे तो इन्होंने देखा कि एक बड़ी जीप जो है पेड़ों की ओट में खड़ी है, जिसके जीप के पीछे जो ट्रेलर था उस पर जो है रस्सियों से बांध कर एक बाघ की बॉडी दिखाई पड़ रही थी। उसके पास ही दो बंदूकधारी खड़े थे और ये वही दो बंदूकधारी थे जो एक वन अधिकारी और एक शिकारी, जिन्होंने श्रीनिधि जी और उनके मित्रों को उस दिन 5 हत्यारे हाथियों वाले नाले में देखा था, वहाँ जिनसे मुलाकात करी थी। और उन्होंने ही इन लोगों को इस आदमखोर बाघिन से सावधान रहने के लिए बोला था। याद है ना, आपको पहले एपिसोड में बताया था। इन लोगों को देखकर पहले तो वो थोड़ा चौंक गए और फिर तुरंत अपने आप को संभाल कर बोले, अरे वाह, आप लोग भी यहाँ पर हैं। श्रीनिधि जी ने बोला, हाँ सर, रात भर इसी नाले में पड़े थे, अभी दिन निकला तो चिल्ला की तरफ लौट रहे हैं। फिर बाघ की तरफ नज़र घुमा के बोले, अरे बाघ, ये कहाँ मारा? अरे बाप रे बाप, ये तो बहुत बड़ा और बड़ा भारी भरकम है भाई, ये कहाँ मारा? तो जो दोनों बंदूकधारी थे उनमें से एक बोला, बाघ नहीं साहब, बाघिन है, और ये वही आदमखोर बाघिन है जो अब तक 2 इंसानों को खा चुकी है। एक वो गढ़वाली युवक और एक बच्ची को मैंने बताया था ना दूसरे एपिसोड में, उनके बारे में जिक्र कर रहे हैं। अब चौंकने की बारी श्रीनिधि जी की थी। बहुत आश्चर्य से उन्होंने पूछा, अरे ये क्या बोल रहे हैं आप? क्या वाकई में ये वही बाघिन है, वही आदमखोर बाघिन? फिर थोड़ा सा आगे बढ़कर ये बाघिन को एकटक देखने लगे। इन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि बीती रात इन्होंने जिस पर गोली चलाई थी वो वही आदमखोर बाघिन थी जिसने पूरे इलाके में अपना खौफ बनाया हुआ था। इमेजिन ही नहीं कर पा रहे थे। और तो और संयुक्त प्रांत, मतलब यूनाइटेड प्रोविंस। दोस्तों यूनाइटेड प्रोविंस ब्रिटिश टाइम में कहलाता था। आज़ादी के बाद में उत्तर प्रदेश बना, यूपी तब भी रहा, और अब तो उत्तर प्रदेश भी दो हिस्सों में बट के उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल हो गया है, उत्तराखंड हो गया है। लेकिन अंग्रेज़ों के समय में यूपी का मतलब यूनाइटेड प्रोविंस हुआ करता था। यूपी को यूनाइटेड प्रोविंस कहते थे। तो यूपी सरकार ने, यानी यूनाइटेड प्रोविंस सरकार ने 400 रुपये का इनाम भी रखा हुआ था उसके लिए जो इस नरभक्षी बाघिन को मारेगा। श्रीनिधि जी द्वारा चला गई 2 गोलियां उसकी बाघिन की छाती में लगी थी, जिस वजह से उसकी मौत हो गई थी। श्रीनिधि जी ने फिर उन दोनों से पूछा कि इस बाघिन को आपने मारा कहाँ आखिर? लेकिन उन लोगों ने इस बात का कोई सीधा उत्तर नहीं दिया, बल्कि वो बोले कि आप बोल रहे हैं कि आप लोग रात भर इसी नाले में थे, फिर भी आप लोगों ने कोई गोली की आवाज़ नहीं सुनी क्या? अब वो दोनों लोग ये कैसे बता सकते थे कि बाघिन को उन्होंने कहाँ और कैसे मारा है? कैसे बताते वो? उन्होंने तो मारा ही नहीं था, क्योंकि बाघिन को तो श्रीनिधि जी ने मारा था और श्रीनिधि जी उल्टा उनसे पूछ रहे थे कि भाई तुमने कहाँ और कैसे मारा? अब वो बेचारे क्या जवाब देते? तो वो बात को घुमाने में लगे हुए थे। तो श्रीनिधि जी ने फिर कहा, नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, आवाज़ तो हमने सुनी थी, 2 बार गोली चलने की आवाज़ सुनी थी, लेकिन आप समझ ही सकते हैं कि ऐसे खुले मैदानों में बंदूक की आवाज़ का कुछ आइडिया नहीं आता है कि वो ठीक किस जगह से आ रही है, इसलिए सही सही लोकेशन जानना मुश्किल हो जाता है। कभी तो लगता है कि जैसे बहुत पास से ही गोली चली है, और कभी ऐसा लगता है कि नहीं, कहीं दूर से गोली कहीं दूर पे चली है। खैर जाने दीजिए, छोड़िए इन बातों को। सवाल ये नहीं है कि ये कहाँ मारी गई है, बल्कि बड़ी बात तो यह है कि फाइनली आपने इसको ढेर कर दिया है, मार ही दिया है। किस्मत से आपका इसके पीछे पीछे भटकना जो चल रहा था वो सब बेकार नहीं हुआ, और आप दोनों अपने इस अभियान में सफल हो गए जिसके लिए आप निकले थे। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। लेकिन सुनिए,
इस सफलता की खुशी की जो मिठाई है वो तो आपको हमें खिलानी पड़ेगी। तो श्रीनिधि जी की बात सुनकर वो मुस्कुराए और बोले, अरे कैसी बात कह रहे हैं आप, मिठाई तो आप जब बोले तब खा सकते हैं, अरे आप अभी मंगा दें। फिर विषय को बदलते हुए उन दोनों में से एक बंदा बोला, अरे आपके पैर में क्या हुआ और ये पट्टी कैसे बांधी हुई है। श्रीनिधि जी ने जवाब दिया, अरे साहब इस मोच के कारण ही तो सारी रात इस नाले में हमको काटनी पड़ी। ऐसी गंभीर मोच आ गई थी कि एक कदम भी आगे बढ़ाना मुश्किल हो रहा था, और ऐसे आधी रात में दूसरे के कंधे में सहारे से कितना चल लेता। लेकिन हाँ, अब काफ़ी ठीक है, अभी आराम है, अभी थोड़ा चल पा रहा हूँ। तो उन दोनों शिकारियों ने कहा, मतलब वनाधिकारी और शिकारी ने कहा, तब तो आइए आप लोग बैठिए ना गाड़ी में, हम लोग चिल्ला ही जा रहे हैं, आप लोगों को ड्रॉप कर देंगे। तो उन दोनों को धन्यवाद बोलकर ये गाड़ी में बैठने के लिए तैयार हो गए। मतलब अब ये गाड़ी में बैठने ही वाले थे कि तभी इन सभी लोगों ने देखा कि सामने से एक जीप बड़ी तेज़ी से धूल उड़ाती हुई इन लोगों की तरफ आ रही है, और उसमें वो पीछे से खुली हुई जीप थी, तो तीन लाल रंग की पगड़ियाँ दूर से ही चमक रही थी, यानी पुलिस आ रही थी। और ड्राइवर के बगल में श्यामपुर थाने का थानेदार भी बैठा हुआ था। जीप में एक थानेदार, एक ड्राइवर, 3 सिपाहियों के अलावा 2 लोग और थे। इन्होंने ध्यान से देखा तो ये वही 2 व्यक्ति थे, वो गुज्जर जो रात में इन लोगों से आकर मिले थे। अब जब जीप आके रुकी और तो थानेदार साहब जो है श्रीनिधि जी के जान पहचान वाले थे। दोस्तों, जैसा आप जानते हैं, जिनके दिल में चोर होता है वो पुलिस को देखते वैसे ही घबरा जाते हैं, होता है कि नहीं। वैसे ही एक क्षण के लिए तो श्रीनिधि जी और उनके मित्र एकदम से जो है सकते में आगे एकदम घबरा गए। इन्हें लगा कि पुलिस को शायद पता चल गया है कि बीती रात थाने में जो घटना घटी है उसके जिम्मेदार यही लोग हैं। अब बाघ वाले से तो बच गए थे, बाघ हत्या से तो बच गए थे कि बाघ के लिए तो शिकारी और वो पदाधिकारी के ऊपर वो लग गया था ठप्पा कि उन्होंने मारा है। अब तक जीप बिल्कुल इनके पास आके आ गई थी और रुक गई, और उसमें से थाने साहब उतरे और बोले, अरे निधि साहब, आप इस समय यहाँ कैसे। श्रीनिधि जी हल्के से मुस्कुराए और थानेदार साहब का जवाब ना देकर सीधे उन गुज्जरों से बोले, अरे यार तुम तो बड़े कमाल के हो, रात में तो तुम बड़ा बोल बोल के गए थे कि सुबह सवेरे ही दूध का प्रबंध कर दोगे, दूध दे जाओगे, लेकिन तुम दोनों तो ये पुलिस के साथ घूम रहे हो। भाई क्या, आखिर ऐसा क्या मामला है, क्या कहानी है भाई तुम्हारी, बताओ हमें। लेकिन वो दोनों गुज्जर पहले ही समझ चुके थे कि दरोगा तो इनका यार जानने वाला है, तो एकदम वो थोड़ा वो खिसियाहट वाली जो एक वो होती ना हंसी, मतलब ये अरे साहब इस तरह से करने लगे। श्रीनिधि जी बातें तो गुज्जरों से कर रहे थे, लेकिन इनका सारा ध्यान उन 3 सिपाहियों के ऊपर था जो जीप से उतरकर एक और खड़े हुए इन्हें एकटक देख रहे थे। उन तीनों में से एक जो सबसे लंबा सिपाही था, उसे देखकर ही ये लोग समझ गए थे कि ये वही सिपाही है जिसे इन लोगों ने रात में पेड़ के साथ बांध दिया था। हालांकि इन लोगों ने उससे बड़ी सफाई से पकड़ा था और बांधा था, और ऐसा कोई भी मौका नहीं आने दिया था कि वो जरा सा भी इनको देख सके या इनकी कोई झलक पा सके या इनको पहचान सके। लेकिन शक की तो गुंजाइश थी। हो सकता था कि उसने इन्हें थोड़ा बहुत भांप लिया हो, या ये भी संभावना थी कि गुज्जरों की शिकायत पर वो इन लोगों पर शक कर रहा हो, उसे शक हो रहा हो इन लोगों के ऊपर कि यार यही होंगे और रात में 4 लोग, जो 3 ने मुझे पकड़ा था। तो अब बात जो भी रही हो, इन लोगों ने देखा कि उस सिपाही ने थानेदार साहब को थोड़ा अलग से बुलाया और धीरे धीरे उनसे बात करने लगा। उनसे कुछ बातें कर रहा और बीच बीच में वो इन लोगों की तरफ इशारा भी करता जा रहा था, यानी इन लोग से मतलब श्रीनिधि जी और इनके मित्रों की तरफ ऐसे ऐसे इशारा भी करते जा रहा था और कुछ बोलते जा रहा था। अब ये लोग तुरंत समझ गए कि वो इन लोगों के संबंध में ही कुछ बातें हो रही हैं। 3-4 मिनट बात करने के बाद थानेदार साहब तुरंत इन लोगों के पास आए और बोले,
देखिए निधि साहब, हो सकता है कि आपको मेरी बात बुरी लगे, लेकिन क्या करें यार, हम लोगों की ड्यूटी ही ऐसी है कि कड़वी से कड़वी बात भी हमको जो है कहनी ही पड़ती है, हमें बोलना ही पड़ता है। तो श्रीनिधि जी बोले, हाँ हाँ बिल्कुल बोलिए, आप बोलिए ना, क्या बोलना चाह रहे हैं, क्या बात है बताइए, अब कोई प्रॉब्लम है क्या? थानेदार साहब ने कहा, निधि साहब, रात थाने में एक बड़ी विचित्र घटना घटी है। एक एक ऐसी घटना जो कभी आज तक किसी थाने में नहीं घटी होगी। आप सामने खड़े हमारे उस सिपाही को देख रहे हैं ना, वो जो लंबा सा है, ये जब रात में गश्त लगा रहा था थाने की, तो कुछ लोगों ने चुपचाप से आकर इसे पकड़ लिया और इसकी आंख और मुंह पर पट्टी बांधकर इसे एक पेड़ से बांध दिया, और उसके बाद 4 राइफलें और 4 कारतूस की पेटियां थाने के बरामदे में रखकर भाग गए। बड़ी अजीब सी बात है, क्योंकि थाने में हथियारों को लूटने के लिए तो आए दिन लुटेरों के गिरोह आते रहते हैं, लेकिन ऐसा पहली बार कोई गिरोह देखा जो हथियार लूटने के लिए नहीं, बल्कि हथियारों को वापस करने के लिए इस तरह से थाने में आया हो। वाकई में विचित्र बात थी यार। हालांकि ये तो ठीक है कि उस गिरोह ने किसी के साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं किया, कोई बदतमीजी नहीं करी, सिवाय इस सिपाही को जो है बांधने के, और ना ही थाने में किसी तरह का कोई नुकसान पहुंचाया। लेकिन फिर भी जो भी है, ये एक तरह का अपराधी। और बड़ी बात यह है कि हमारे सिपाही को आप लोगों के ऊपर शक हो रहा है। उसका बोलना है कि रात में शायद आप ही लोगों ने उस पर अटैक किया है, और ये जो हरकतें ये सारी आप ही के द्वारा की गई है। इस बात को सुनकर श्रीनिधि जी हंस पड़े, हंसने लगे और बोले, अरे भैया थानेदार साहब, अपनी पहली ड्यूटी तो आप निभा चुके हैं, अब ऐसा कीजिए कि अपनी दूसरी ड्यूटी भी निभा डालिए। हथकड़ियाँ और बेड़ियाँ तो आप लाए ही होंगे, तो लीजिए, लगा दीजिए और ले चलिए। लेकिन थानेदार साहब का चेहरा एकदम गंभीर था, वो हंसा नहीं और बोला, निधि साहब, ये मजाक की बात नहीं है, आपको जवाब देना ही होगा। थानेदार साहब की बातों को सुनकर श्रीनिधि जी एकदम से तमतमा गए। ये थानेदार साहब से कुछ कहते, उससे पहले ही वो गुज्जर बोल पड़े, खता माफ़ हो हजूर, लेकिन इस बात के तो हम भी गवाह हैं कि बाबू साहिब लोग कल रात 8 बजे से लेकर अभी सवेरा होने तक लगातार इसी नाले में थे। ये 1 मिनट के लिए भी कहीं नहीं गए, और जनाब जाते भी कैसे, इनके पाँव में इतनी भयानक मोच आई हुई है, ये तो हिल भी नहीं पा रहे थे। इतना बोलकर उसने जो है श्रीनिधि जी के पाँव की तरफ इशारा कर दिया, तो ऐसे इशारा करते हुए बोला कि देखिए वो मोच आई हुई है, कि तो हिल भी नहीं पा रहे थे। थानेदार साहब ने अभी तक श्रीनिधि जी के जो पैर थे उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया था। अब जैसे ही उसने इनके पाँव को देखा जो पट्टियों से जकड़ा हुआ था, तो उसका जो टोन था बोलने का, जो स्वर था, वो एकदम से बदल गया। अब वो बहुत सॉफ्ट हो गया, एकदम कोमल स्वर में बोला, अरे निधि साहब, ये आपके पैर में ये चोट कैसे आ गई, कैसे आ गई आपको ये मोच? तो फिर थानेदार साहब को भी एक कहानी समझाई गई कि भाई रात के अंधेरे में जा रहे थे, कि रात के अंधेरे में जो है किसी जड़ में जो है पाँव उलझ गया, जिस वजह से ऐसी हालत हो गई है। ना तो आगे ही जा पा रहे थे और ना पीछे लौट पा रहे थे, बस रात भर जो है इसी नाले में पड़े रहना पड़ा। वैसे तो थानेदार साहब जो है नियम पालन के एक बहुत सख्त थे, लेकिन उनका जो दिल था ना वो बड़ा कोमल था। वो किसी को भी परेशानी में देखकर एकदम से पिघल जाते थे। उन्हें तुरंत श्रीनिधि जी का हाथ अपने हाथ में पकड़ा और बोला, अरे माफ़ कीजिएगा निधि साहब, मेरी बातों से आपको परेशानी हुई, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ़ कीजिएगा। अब बताइए आप लोग किधर जाइएगा?
तो श्रीनिधि जी ने जवाब दिया, अरे कोई बात नहीं थानेदार साहब, ये तो आपकी ड्यूटी है और इसमें कोई शिकायत की बात नहीं है। और वैसे हम लोग तो चिल्ला की तरफ जा रहे हैं और आप परेशान मत होइए, क्योंकि वनाधिकारी साहब उसी तरफ जा रहे हैं और हम जो है उन्हीं के साथ जो है उन्हीं की गाड़ी में चले जाएंगे। थानेदार साहब की जीप जहाँ खड़ी थी वो यहाँ से, इस जगह से जहाँ पे बातें चल रही थी, लगभग 100 कदम दूर एक पेड़ों के झुरमुट में खड़ी थी। कहीं एक मतलब इनसे 100 कदम की दूरी में एक झुरमुट था पेड़ों का, वहाँ पर खड़ी थी। और उस जगह पर उस समय जो है हल्का हल्का सा कोहरा भी छाया हुआ था, शायद इसलिए थानेदार साहब का ध्यान अभी तक उस तरफ नहीं गया था। जैसे ही थानेदार साहब ने वन अधिकारी साहब का नाम सुना तो पलट के उस तरफ देखा और तुरंत उनके पास पहुंच के उनको टाइम विश वगैरह किया, नमस्कार साहब, जय हिंद साहब, जो सब कुछ होता है, एक दूसरे कुशल क्षेम वगैरह आपस में आदान प्रदान हुआ, नमस्कार का हाथ वाथ मिलाया गया उन लोगों का। और इतने में जो है थानेदार साहब की नज़र उस बाघ पर पड़ी जो ट्रॉले पे बंधा हुआ था, और वो एकदम से चौंके बोले, अरे बाघ। फिर उन्हें बताया गया, अरे नहीं साहब, बाघ नहीं, बाघिन है, और ये वही बाघिन है जो अब तक 2 आदमियों को खा चुकी है और संयुक्त प्रांत की सरकार ने जिसके शिकार के लिए एक इनाम की घोषणा भी की है, पुरस्कार की घोषणा भी की है। ये सुनकर जो आश्चर्य से भरे हुए थानेदार साहब थे उनके मुंह से निकला, ओह तो ये है वो, अद्भुत, अरे भाई ये तो बहुत बड़ा काम हो गया साहब, आपने तो कमाल कर दिया, आपने तो इस क्षेत्र के निवासियों का एक बहुत बड़ा संकट दूर कर दिया, एक बहुत बड़ी परेशानी उनके सर से हटा दी है। और सब बोल के बड़े आश्चर्य से बाघिन को देखने लगे। इतनी देर में वो तीनों सिपाही और दोनों गुज्जर और ड्राइवर भी जो है बाघिन को देखने के लिए आ गए। अब सभी लोग बड़े आश्चर्य से उस भयानक बाघिन की लाश को देख रहे थे जो कुछ ज़्यादा ही विशालकाय थी। लेकिन शायद वन अधिकारी साहब को ये भीड़ भाड़ जो है ना कुछ जम नहीं रही थी, उन्हें कुछ पसंद नहीं आ रही थी। उनको ये लग रहा था कि पता नहीं कौन कब क्या कैसा प्रश्न कर बैठे, तो वो ये सोच रहे थे कि गुरु जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकल लो, क्योंकि कोई ये प्रश्न दागेंगे तो जवाब तो कुछ है नहीं, मारा इन्होंने है नहीं, अच्छा निकल लो। फिर 3-4 मिनट के बाद वो बोले, अच्छा अरे निधि साहब आइए, चला जाए, और जाकर के ड्राइविंग सीट पे बैठ गए। हालांकि वन अधिकारी इस बात को जानते ही थे कि बाघिन का शिकार उन्होंने तो किया नहीं है, और उन्हें इस बात का पूरा शक था, उन्हें पूरा विश्वास था, शक क्या था, पूरा विश्वास था कि ये सारा किया धरा जो है ये श्रीनिधि जी और इनकी मित्रों का ही है, इस मित्र मंडली ने ही ये सब कुछ गड़बड़ की है। लेकिन पुलिस वाले की और इनकी बात सुन करके उनको पता हो गया था कि अब ये श्रीनिधि जी कुछ बोलने की हालत में नहीं है, तो इसलिए उन्हें बड़ी खुशी भी थी और मस्त भी थे कि अब जो है इस बाघिन को मारने का जो है ये लोग दावा नहीं करेंगे और सारा श्रेय और प्रशंसा इन्हें अकेले को ही मिल जाएगी। और इसी खुशी के मारे वो अपनी जीप में इन लोगों को बैठाकर चिल्ला तक छोड़ने के लिए तैयार भी हो गए थे। तो पुलिस वालों से बात करते हुए सुन लिया था ना इन्होंने कि भाई यहाँ से हिले नहीं और थाने में ऐसी ऐसी घटना घट गई, तो ये अब आश्वस्त हो गए थे। 6 मील की जीप यात्रा के बाद ये लोग अपने कैंप के सामने पहुँचे और जीप से उतरकर वन अधिकारी साहब से विदा ली, उनको गुड बाय बोला और फिर अपने कैंप में आ गए। इसके अलावा बाद जो है इन्होंने अपना पूरा वो जो दिन था पूरा जम के आराम किया, सोए, लेटे रहे, खाना वाना खाया, सो गए। दोस्तों इसके बाद क्या हुआ ये जानने के लिए तो आपको बने रहना पड़ेगा उत्तरांचल डायरीज़ के साथ। उत्तरांचल डायरीज़ दोस्तों आप लोगों का अपना खुद का चैनल है, इसे खूब प्यार दीजिए, खूब आशीर्वाद दीजिए, भर भर के शेयर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए यार, और अगर संभव हो तो थैंक्स ऑप्शन का उपयोग भी जरूर करें। मैं देख रहा हूँ आजकल एक ऑप्शन और दिखाई पड़ रहा है ज्वाइन का, वो काले रंग में ज्वाइन लिखा हुआ आ रहा है ना, आप लोगों ने ख्याल किया होगा। तो दोस्तों आप लोग भी ज्वाइन कर लीजिए
बस एक उंगली का ही तो खेल है सारा, बस वही उंगली चलानी है स्क्रीन में, टक 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 टक, खत्म खल्लास। जो भी महिलाएं और पुरुष मित्र आज चैनल में पहली बार आए हैं, उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने अपना कीमती समय निकाल कर उत्तरांचल डायरीज को दिया। दिल की गहराइयों से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और अपने कलीग्स, रिश्तेदारों को, मित्रों के साथ इसे शेयर करके चैनल की ग्रोथ में इसको आगे बढ़ाने के लिए मददगार बनेंगे। करेंगे ना, मददगार बनेंगे ना? बनेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच यार, बहुत बहुत धन्यवाद मैम, थैंक यू टू। तो दोस्तों फ़िलहाल तो आगे दीजिए, मिलता हूँ जल्दी ही कहानी के अगले भाग में, ये बताने के लिए कि फिर क्या हुआ, कि फिर क्या हुआ। दोस्तों ये जो बाहर शोर शराबा होता है उसके लिए फिर माफ़ी चाहता हूँ, उसके लिए मैं हेल्पलेस हूँ यार, क्या करूँ, घर की लोकेशन ऐसी है, मैं कहीं चल फिर नहीं सकता हूँ, उठ बैठ नहीं सकता हूँ, विकलांग आदमी हूँ, यही बैकग्राउंड हमेशा रहता है, मजबूर हूँ, कहीं नहीं जा सकता हूँ यार। ये जो आवाज़ है इसको रोक नहीं सकता हूँ, हालांकि खिड़की विड़की सब बंद है, कमरा पैक है बिल्कुल, लेकिन इतना शोर होता है कि सॉरी बोल रहा हूँ आप लोगों से। तो उस शोर की तरफ ध्यान मत दीजिएगा और कहानी का आनंद लीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों फ़िलहाल तो बाय। जय बद्री विशाल, जय उत्तराखंड, जय जय जय, जय माँ भारती।